The situation that we are in, this will ultimately become even more worse. Universities और colleges are using international students as money making machine. It is hitting the bullseye वाली जो बात है ना, ये वो वाला पॉइंट है. ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो सकता है. इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट या कोई भी जनरिक बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स ले लेते हैं. Hi friends, welcome to my channel. And if you are new to this channel, please make sure to like this video, share this video, and also subscribe to my channel. There is a lot of questions that people all across the world are having कि हम कनाडा आए या ना आए, कनाडा आए तो क्या होगा, is Canada still the dreamland that it used to be, या अब बकवास हो गया, सब कुछ खत्म. तो इस वीडियो में मैं एक रिपोर्ट को कवर करूंगा which is created or produced by the RBC Economics and Thought Leadership, and in this report they are basically covering three topics if you will. पहले तो इन्होंने ये बताया कि what's going wrong in Canada at this point. फिर इन्होंने कवर किया इस रिपोर्ट के माध्यम से why is it going wrong, like उसके कारण क्या थे कि हम इस सिचुएशन में आ गए हैं. फिर इस रिपोर्ट में सजेशंस दिए गए हैं कि अब अगर हम इस सिचुएशन में हैं, इसको रिजॉल्व करने के लिए क्या क्या तरीके हैं. मेरे मानना है कि ये जो टाइप के रिपोर्ट्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट एंड वाइटल रिपोर्ट होते हैं बिकॉज दे कैन गिव यू अ पल्स ऑफ वेयर अ पर्टिकुलर नेशन कैन बी गोइंग. अगेन, इसका ये मतलब नहीं कि दिस इज द फाइनल ट्रुथ और यही होने वाला है, बट आई थिंक दिस रिपोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड वेयर कैनेडा इज गोइंग. दिस इज द रिपोर्ट. मेरे पास पूरा उसका प्रिंट आउट है. मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा अगर आपको जाना है कि आप उसको डिटेल में पढ़ें. तो सबसे पहले राइट ऑफ द बैट दिस रिपोर्ट इज क्लियरली आउटलाइनिंग कि इमिग्रेशन इन कैनेडा हैज अकाउंटेड फॉर ऑल द ग्रोथ इन द लेबर फोर्स फॉर वेल ओवर अ डेकेड. मतलब पिछले 10 सालों में इमिग्रेशन से ही मेजरली या प्राइमरीली आप बोल सकते हो जितना भी लेबर फोर्स ग्रोथ हुआ है इमिग्रेशन से ही हुआ है, विच इजीली टेल्स यू दैट यहाँ का जो बर्थ रेशियो है, टू बी वेरी ऑनेस्ट आज का नहीं, यहाँ का जो बर्थ रेशियो था लेट से पिछले 20-25 साल पहले, क्योंकि अगर आपको कोई वर्किंग पर्सन चाहिए तो आज एटलीस्ट 25 साल का होना चाहिए. तो पिछले 25 साल पहले जो बर्थ रेशियो था बहुत ही बकवास था, बहुत ही गड़बड़ था, वो आज भी बहुत ही गंदा है. एंड इवन आफ्टर दैट इट इज स्टिल नॉट इनफ to significantly offset the impact of an aging demographics or substantially reduce the structural shortages in the jobs market. Like immigration has accounted for all the growth in labor force, but still it has not fully been able to reduce or normalize or net zero the impact of an aging demographics. अब आप पूछोगे कि यार इतने सारे इमिग्रेंट्स आ गए, why was it not able to cover the aging demographics? उसके बारे में भी ये रिपोर्ट बताया कि सीधी सीधी रीजन ये है कि जो स्किल सेट्स जो इमिग्रेंट्स ला रहे हैं कनाडा में और द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, द फील्ड्स दैट द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आर स्टडीइंग और चूजिंग फॉर स्टडीज, those do not match well with the anticipated long-term structural needs of the economy. तो अगर मैं layman terms में बात करूं, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, but I still want to give this example to make it clear. 60 years का या 65 का कोई पर्सन है जो रिटायर हो रहा है, let's say that person is earning 200,000 salary at this point, और उनके सामने, और दैट मीन्स कि अगर आप 30% टैक्स लो तो उसकी सैलरी से 60% 60,000 टैक्स कट रहा है. उनके सामने आप एकदम से एक इमिग्रेंट को ला रहे हो. If that immigrant is not exactly able to earn 200,000, that has not offset like pure money terms में, और बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं डाल रहा हूं मैं. If that person is not able to earn $200,000 salary, which means he is not able to pay 60,000 in tax, that does not offset the retirement of this one person. So उसके लिए, और उसमें भी अगर आप multiple immigrants ला रहे हो, wherein maybe 4 immigrants you are bringing और 4 जो है 50,000 earn कर रहे हैं because low skilled है या उनकी जो डिग्री है वो उनको उतना अच्छा जॉब नहीं दिला रही है. तो 4 तो पहले तो आपने एक बंदे को रिप्लेस करने के लिए, इफ यू थिंक अबाउट इट, एजिंग डेमोग्राफिक्स को 4 लेके आए और वो चारों भी जो है 1/4 अर्न कर रहे हैं जो एक ये सिंगल पर्सन अर्न कर रहा था. मोटा मोटा इसी में पूरा इशू जो इस रिपोर्ट में डिटेल में बताया उसमें छुपा हुआ है कि एक बंदे की जगह आपने 4 ले आए लेकिन वो चारों जो है बहुत कम अर्न कर रहे हैं. तो हो सकता है इकोनॉमी बढ़ गई उसकी वजह से या इकोनॉमी सेम रह गई उसकी वजह से, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उन चारों की वो 1/4 हो गई कंपेयर टू दैट वन पर्सन हु वाज अर्निंग 200K. तो ये एक मोटा मोटा मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि क्यों ये इशू हो रहा है कि इमिग्रेंट्स लाने के बावजूद भी दे आर नॉट एबल टू ऑफसेट द इंपैक्ट ऑफ एन एजिंग डेमोग्राफिक्स. और उसके बाद बिकॉज एक पर्सन के सामने अभी 4 लोग हैं, they will put a strain on social services, housing and what not. और उससे ये भी होता है कि जो पब्लिक का जो सपोर्ट है इमिग्रेशन में वो भी छूट जाता है. तो दिस रिपोर्ट ओवरऑल इज ट्राइंग टू आर्ग्यू ऑन दिस वेरी पॉइंट दैट द गवर्नमेंट नीड्स टू मेक श्योर दैट जो इमिग्रेंट्स पॉपुलेशन आ रही है कनाडा में दैट इज अलाइन विद द लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल नीड्स ऑफ द इकोनॉमी and making sure that immigrants who are able to come over here, they are able to get into high paying jobs, bringing in skills that will allow them to have high paying jobs, and
also bring in numbers that will not A, put a strain on housing, B, put a strain on social services, social support, and C, also not result in eroding the support from the public for immigration. अभी मैं इस रिपोर्ट के हिसाब से आपको वो रीजंस बताऊंगा कि why are we in this situation in Canada that we are in today. तो सबसे पहला रीजन एक्सपांडिंग ऑफ इमिग्रेशन टारगेट्स. तो जहां लेट से एक टाइम पे जो भी मे बी 10-15 साल पहले लेट से 2.5 लाख लोग आते थे, अभी एक साल में ही 5-5 लाख आप लेके आ रहे हो. लेकिन उसमें भी जो है यू आर ओनली ब्रिंगिंग इन और एबल टू ब्रिंग इन पीपल एंड ओनली बी एबल टू एम्प्लॉय देम इन जॉब्स दैट आर ओनली मीटिंग वेरी शॉर्ट टर्म, एज इन आप लेबर फोर्स लेके आ रहे हो, वर्क फोर्स लेके आ रहे हो, लो स्किल लेबर में काम कर पा रहे हैं, रिटेल शॉप्स वगैरह वगैरह. तो आप सिर्फ नियर टर्म, शॉर्ट टर्म के हिसाब से अपनी प्लानिंग कर रहे हो, लॉन्ग टर्म के हिसाब से नहीं कर रहे हो. तो ब्रिंग इन मोर पीपल, बट इफ मोस्ट ऑफ दोस पीपल आर ओनली एबल टू डू लो स्किल जॉब्स, देन दैट इज अ प्रॉब्लम. और रियलिटी ये भी है कि द ओनली वे कनाडा का जो पॉपुलेशन है वो ग्रो हो सकता है ग्राफ इज ओनली ऑनेस्टली एज पर दिस रिपोर्ट थ्रू इमिग्रेशन, बिकॉज हर साल 5 लाख के आसपास बेबी बूमर्स जो है वो रिटायरमेंट एज हिट कर रहे हैं, एज इन लाइक 65 ईयर्स ओल्ड. और आप अज्यूम कर सकते हैं वो सारे फिर रिटायर हो रहे हैं. तो उनको रिप्लेस करने के लिए, उनके जॉब्स को एक तरह से रिप्लेस करने के लिए, यू नीड टू ब्रिंग इन दैट मेनी नंबर ऑफ विच इज 5 लाख पीपल इन कैनेडा. बट again that needs to make sure that उनका जो impact है that is at the level of these boomers who might be earning let's say 2 लाख 3 लाख whatever डॉलर का सैलरी. और एक और चीज हाईलाइट की है कि क्यों इमिग्रेशन चाहिए इनको, वो ये है कि by the year 2030 it is expected that the overall population growth is expected to be fueled entirely by immigration. So that by itself also tells you that immigration is very core to growth for Canada. On the next page they have said कि the immigration targets that are set currently, जो कि मैंने पहले बताया 5 लाख के आसपास आप सेट कर रहे हो. जब आपके पास लो स्किल लेबर इतना ज्यादा abundantly available है, तो जो businesses हैं उनके पास कोई incentive नहीं है to boost the productivity by means of automation or by means of investing in technology that saves time for let's say doing these low skill jobs. तो उस हिसाब से कनाडा की जो प्रोडक्टिविटी लेवल्स है वो भी ग्रो नहीं होती है, और जो एडवांस इकोनॉमी की जो पैरामीटर्स है उस पे कनाडा होल्ड नहीं कर पाता है. और एक और चीज हाईलाइट की है इस रिपोर्ट में ही ऑन द सेम पेज कि देयर इज आल्सो अ मिसमैच बिटवीन द स्किल सेट दैट द मार्केट नीड्स एंड व्हाट द इमिग्रेंट्स आर ब्रिंगिंग इन. फॉर एग्जांपल, अगर आपके मार्केट में डिमांड है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की या स्किल ट्रेड्स की, तो जो लोग आ रहे हैं वो इन दोनों प्रोफेशंस के रिलेटेड ज्यादा नहीं आ रहे हैं. द रीजन फॉर दैट इज दैट इतने सारे आपने यहां पे लोग मंगा लिए हैं, उसके बावजूद भी इन प्रोफेशंस में अभी भी बहुत शॉर्टेज है. दैट इटसेल्फ एज पर द रिपोर्ट इज सजेस्टिंग दैट द skill set that immigrants are bringing are not matching with what the Canada economy is needing. ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स है वो IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट या कोई भी जनरिक बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स ले लेते हैं. That does not fit in well with what the economy is actually needing, which is as the report says healthcare and skill trades, जिसमें अभी भी बहुत शॉर्टेजेस है. नेक्स्ट पेज में एक बहुत अच्छा सा स्टैट्स दिया हुआ है जो आपको मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा. बेसिकली ये स्टैट बोल रहा है कि जो एक बड़ा वॉल्यूम ऑफ ऑक्यूपेशन है जिसकी डिमांड है कनाडा में, जिसकी शॉर्टेज है कनाडा में, उसके लिए तो किसी भी तरह का स्कूल या यूनिवर्सिटी की एजुकेशन की भी जरूरत नहीं है. उसके लिए ऑक्यूपेशन स्पेसिफिक ट्रेनिंग टाइप की चीजें जरूरत है, जैसे कि मैंने बोला स्किल ट्रेड. तो देयर इज अ मिसमैच बिटवीन व्हाट स्किल्स द इमिग्रेंट्स आर ब्रिंगिंग इनटू कनाडा एंड व्हाट द ग्राउंड रियलिटी इज एसेंशियली. फिर अगले पेज में इस रिपोर्ट में कवर किया है द रोल दैट कनाडाज 2-स्टेप इमिग्रेशन सिस्टम इज हैविंग. अब 2 स्टेप आप पूछोगे क्या है? 2 स्टेप इमिग्रेशन पॉलिसी इज बेसिकली कि आप पहले स्टूडेंट बन के आ जाओ और स्टूडेंट बनने के बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिल जाता है, एंड देन इन द नेक्स्ट स्टेप यू बेसिकली आर एबल टू क्वालिफाई फॉर गेटिंग अ परमानेंट रेसिडेंसी. उस सिस्टम ने भी एक पर्टिकुलर रोल प्ले किया है इन रिजल्टिंग इन द सिचुएशन दैट वी आर इन टुडे. आई थिंक ये वाले पॉइंट पे बहुत ही हार्श इस रिपोर्ट की क्रिटिसिज्म है, एंड आई थिंक दे आर बेसिकली कोटिंग व्हाट इवन द मिनिस्टर ऑफ इमिग्रेशन हैज सेड इन कनाडा. व्हाट दे आर सेइंग इज दैट मेनी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस रिलाई ऑन द हायर ट्यूशन फीस फ्रॉम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स टू कवर द फंडिंग गैप्स. द रियलिटी इज प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स एंड फेडरल गवर्नमेंट्स ने अपना फंडिंग बहुत कम कर दिया है या ग्रो नहीं किया है, और इवन जो डोमेस्टिक स्टूडेंट्स की जो फीस है उसको ये लोग या तो कम कर दिए हैं या उसको फ्रीज कर दिया है, बढ़ाया नहीं है. तो एज अ रिजल्ट खर्चे बढ़ रहे हैं. तो कहां से कवर करेंगे? तो यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस आर देन यूजिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एसेंशियली एज अ मींस टू फिल द गैप दैट दे आर हैविंग फॉर मनी.
क्वाइट फ्रैंकली मेरा इंटरप्रिटेशन इसमें ये दिख रहा है कि सीधा सीधा रिपोर्ट बोल रही है कि यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस आर यूजिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एज मनी मेकिंग मशीन। और इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए एक तरह से इन्होंने छोटा सा स्टैट दिया है। इसमें ये बताया है रिपोर्ट में कि even though students from other countries represent less than a fifth of university enrollments in Canada, less than a fifth as in 20% से भी कम enrollments in Canada है, still they account for a third of tuition fees, as in 20% से भी कम उनकी enrollment है, but 1/3 उनकी कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स ट्यूशन फी। तो आप सोच लीजिए कि कितना बड़ा गैप है। और आई थिंक ये लास्ट वाला पॉइंट में इन लोगों ने बहुत ही ज्यादा क्रिटिसिज्म डाली है व्हेन दे आर सेइंग दैट देयर हैज बीन अ पर्टिकुलर एम्फेसिस ऑन क्रैकिंग डाउन ऑन पपी मिल स्कूल फॉर प्रॉफिट private career colleges and similar institutions that the government has deemed as not offering a legitimate student experience while churning out diplomas. Now churning का मतलब क्या पता है? मक्खन जब निकालते हैं ना churn करके, तो churn कर दी है दूध में से और मक्खन निकाल लिया है। तो basically these private colleges are just churning these students and बस उनमें से पैसा निकाल के मजे कर रहे हैं और रिटर्न में उनको PGWP दे देते हैं। Like I think this is a very critical point that these guys have highlighted in this report. What this has done is this has led to a negative outcome for students and their surrounding communities. Like students का तो बुरा हो ही रहा है, वो जो कम्युनिटी में रह रहे हैं वो स्टूडेंट्स, उनके लिए भी खराब हो रहा है। जो अगला पॉइंट है वो भी बहुत वाइटल पॉइंट है, wherein the report is saying that there is a strain on housing and social services, and because there is a strain on housing and social services, there is a big risk in Canada that this will basically end up eroding crucial public support for immigration. अगर पब्लिक नहीं चाहेंगी इमिग्रेंट्स आए तो गवर्नमेंट कैसे और को लेके आ सकती है? And the reality is ना इमिग्रेंट्स आएंगे ना इकोनॉमी ग्रो करेगी, तो the situation that we are in, this will ultimately become even more worse if there is less public support for immigration and there are actually less number of immigrants coming in and there are even all these issues are not fixed. Things will get quite frankly even worse than this. Now in this report they've also covered like government का recent जो response रहा है in all these for all these challenges वो क्या रहा है, और उसके बारे में realistically point out किया है अगले पेज में कि what has the government response been to these challenges. तो सबसे पहले हुआ था कि I think इस साल जनवरी में फेडरल गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था कैप on international student permits or study permits which will be issued in the next 2 years. Only I think the cap was 364,000. So yeah, so in the next 2 years only 364,000 study permits will be given out, which is roughly half the number of permits issued in 2023 alone. दूसरा पॉइंट उन्होंने I think तभी उसी के आसपास इंट्रोड्यूस किया था कि जो $10,000 जो GIC होती थी स्टूडेंट्स के लिए, उसको बढ़ा के उन्होंने 10,000 से 20,000 कर दिया है, so that money can be used by students to support themselves when they are in Canada. तीसरा वाला था अगर आप इंटरनेशनल graduate हो and if you are pursuing an undergraduate course in Canada, your spouse will not get a open work permit जो पहले मिल जाता था। और चौथा ये था कि students studying in private colleges will no longer be eligible for postgraduate work permit. This is an important step to attempt to resolve the loopholes that exist in the system. बहुत सारे colleges क्या करते थे? They were using student as some sort of money making machine कि बस आ जाओ पैसे ले लो और PGWP ले लो। बहती गंगा में बहुतों ने हाथ धोए हैं, but now they are implementing these kind of measures which will potentially try to close these loopholes. And I think realistically speaking, IELTS, marriage ये वो सब के बारे में चीजें जग जाहिर है। But the report is also highlighting that ये measures, while these are decent and good measures, they are only basically some sort of a measure to stop this situation from becoming worse. But the situation is already kind of worse. But so that means that the government needs to go beyond these initial steps to update the immigration system to ensure both the economy and the newcomers once again prosper from the benefits of immigration. As in आपको और कुछ steps करने होंगे जिससे इकोनॉमी भी और अच्छी बनती रहे और अच्छी बढ़ती रहे, और जो नए लोग हैं उनका जो एक्सपीरियंस है, उनकी जो क्वालिटी लाइफ है वो भी इंप्रूव रहे। अब आप बोलोगे यार दिस इज अ डूम्स वर्ल्ड सिनेरियो, सब कुछ खराब है, सब कुछ बैंड बज गई, हालत खराब है, इसको रिजॉल्व कौन करेगा, कैसे करेंगे? तो आई थिंक दिस रिपोर्ट ऑल्सो गिव्स यू 6 points, so roughly 6 points that you can potentially consider as solutions to this problem. And again ये इन लोग का recommendation है या इन लोग के सजेस्ट किए कि ये हो सकता है, गवर्नमेंट करे ना करे obviously anybody's guess, your guess is good as mine guess. तो सबसे पहला है कि जो CRS जो सिस्टम है, कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम, तो एवरीबडी नोज, और इफ यू डू नॉट नो देन बेसिकली कनाडा का जो इमिग्रेशन सिस्टम है दैट इज अ पॉइंट बेस्ड सिस्टम. सो दे हैव समथिंग कॉल्ड द कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम. उसमें आप अपना आईलेट स्कोर, अपनी डिग्री, आपका जो भी क्रेडेंशियल्स है, इवैल्यूएशन करके आप इंफॉर्मेशन डालते हो सिस्टम में, प्रोफाइल बनाते हो, एंड बेस्ड ऑन दैट प्रोफाइल यू गेट अ स्कोर.
And then on that score, the government or the IRCC is holding draws to invite people to apply for PR. What this report is saying that CRS system should be updated in such a way that it is able to recognize high income earning potential इमिग्रेंट्स एंड इनवाइट दोस इमिग्रेंट। अब इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा सीधा सीधा, पहले तो आप हाई इनकम अर्निंग पोटेंशियल वाले को लेके आ रहे हो, तो ऑब्वियसली देयर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी दैट दे विल बी एबल टू अर्न अ हायर इनकम व्हेन दे आर इन कनाडा, सो देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ विल नॉट बी एज इंपैक्टेड, तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होगी। और दूसरी बात, जो बिजनेसेस होंगे उनके पास भी एक रीजन होगा दैट नाउ बिकॉज देयर इज अ लो स्किल लेबर शॉर्टेज और बिकॉज देयर इजंट इनफ लो स्किल लेबर, वी नीड टू हैव टाइम सेविंग टेक्नोलॉजीज एंड प्रोडक्टिविटी इंक्रीजिंग टेक्नोलॉजीज में उनको इंप्लीमेंट या उनको इन्वेस्ट करना होगा, जिससे अपना प्रोडक्टिविटी लेवल वो लोग कंटिन्यू या सस्टेन कर सके या और बढ़ा सके। तो इससे दो फायदे हैं, जो आ रहे हैं उनकी भी क्वालिटी ऑफ योर लाइफ अच्छी होगी, और जो एग्जिस्टिंग यहाँ के बिजनेसेस हैं दे विल गेट मोर मोटिवेटेड और इवन प्रेशर्ड टू इन्वेस्ट इन प्रोडक्टिविटी इंक्रीजिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस। जो दूसरा पॉइंट है ना, आई थिंक ये शायद से जो मैं इंटरप्रेट कर रहा हूं इस रिपोर्ट के एक्सप्लेनेशन से, ये बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो सकता है फॉर एनी इंटरनेशनल स्टूडेंट। दैट ये रिपोर्ट ये बोल रही है कि अब तक जो स्टूडेंट्स आते थे उनको रिक्वायरमेंट था कि दैट दे हैव टू से दैट दे डू नॉट इंटेंड टू रिमेन इन कनाडा आफ्टर ग्रेजुएशन। व्हाट दिस रिपोर्ट इज सेइंग इज दैट prospective students must indicate that they do not intend to stay beyond their study permit, even though there are programs like PGWP. What they are saying is, अगर आप स्टूडेंट हो तो आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पढ़ाई करने आ रहे हो, ये आपको बताना है, एंड यू हैव नो इंटेंशन टू एसेंशियली इवन स्टे इन कनाडा आफ्टर योर स्टडी इज कंप्लीटेड। आप सिर्फ यहाँ पढ़ाई करने आ रहे हो एंड दैट इज इट। If there is even a system in place that you have a potential way where the student is only focused and only coming in for the studies, even the universities and colleges and institutes will be focused to make sure that they are providing good value of education to these students and make them ready for the real world for employers. Although it is not saying that don't have programs like PGWP, postgraduate work permit, I think ये change in intention है to basically say that student who is coming to Canada should essentially come to Canada for the studies rather than, let's say, necessarily for settling down or PR or anything of that sort. Again, ये मेरा इंटरप्रिटेशन है। आई फील दिस लाइन इज वेरी क्लियरली स्टेटिंग व्हाट आई हैव जस्ट मेंशन्ड, बट अगर मैं गलत हूं इसे इंटरप्रिटेशन में तो प्लीज मुझे कमेंट्स में लिख के बताना। आई वुड बी वेरी हैप्पी टू गेट करेक्टेड ऑन दिस पॉइंट। इसका जो लिंक है रिपोर्ट का, मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। प्लीज गो थ्रू दिस रिपोर्ट एंड लेट मी नो इफ आई हैव मेड एनी मिस्टेक इन इंटरप्रेटिंग दिस रिपोर्ट इन द कमेंट्स। तीसरी पॉइंट ये बोल रहे हैं दैट कुड फिक्स द इशू दैट वी आर इन इज driving foreign recruitment campaigns. Now this report is actually asking and urging the provinces that they should be able to identify countries with qualified workers in places like healthcare, skilled trades or any other priority field जहां पे provinces में problems है, shortages है, where direct immigration is a more practical route. Let's say for example Canada है तो उसके similar country है, for example Australia हो, UK, USA, New Zealand etc. आप इन सब टाइप की countries से direct immigration pathway बना लो via treaties or whatever you want to call it, and make sure that people that are working in these countries are able to directly come into your province and fill the labor market needs for priority areas. Provinces know what is lacking in their province better than the federal government, and it's not a one size fits all. So provinces will and should be able to, in my opinion, have such treaties, if you will, in place with other countries. चौथा वाला, I think it is very straightforward. Although इन्होंने 5-6 लाइन में लिखा है एक्सप्लेन करके, but ठीक है, मेरे हिसाब से it's very straightforward. सीधा सीधी बात है, incentivize post-secondary institution to build more student housing. Like incentivize हो कैसे भी हो, पैसे से हो या जो भी हो, tax benefits and whatnot. But essentially they want to make sure that post-secondary institutions should be able to build more student housing so that it does not cause a strain on the housing in Canada. पांचवा बहुत ही controversial, critical, important, crucial, and they have listed very, very good points. In this point is addressing funding frameworks for post-secondary institutions. मैंने बहुत जगह ये चीज बहुत लोगों से सुनी है दैट
जो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स खड़े हो गए हैं रातों रात बोल लो या जो भी बोल लो, दे आर सिंपली यूजिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एज अ मीन्स ऑफ मेकिंग मनी एंड दैट्स इट। एजुकेशन पता नहीं कराते हैं या नहीं कराते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट ये सब कही नहीं बातें, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। मैंने बहुत सारे बच्चों से ये भी सुना है कि बस पैसे दे दिए हैं हमने, ऐसे बैठे बैठे पास भी हो जा रहे हैं, ज़्यादा कोई बहुत पढ़ाई भी कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं कराते हैं। और कई कॉलेजेस के बारे में मैंने ऐसे भी सुना है कि बस आप जाते रहो अपने आप ही पास कराते हैं, उनको सिर्फ मकसद था पैसे ले लो, अटेंडेंस लगा लो और इनको पीजीडब्ल्यूपी दे दो और निकालो यहाँ से। तो इस तरह की हरकतों को बंद करने के लिए या बैन करने के लिए या अवॉइड करने के लिए लूप होल्स को प्रोविंसेस, because education is a provincial area of concern, provinces need to develop long term funding plans ताकि domestic student tuition fees, public funding और इंटरनेशनल स्टूडेंट एक्सपेक्टेशंस, इन तीनों को आप अच्छे से कवर कर सको। पहली बात ये बोल रहे हैं कि आप जो कंटिन्यूड फ्रीज ऑफ डोमेस्टिक स्टूडेंट फीस है, दैट इज नॉट सस्टेनेबल। दे आर सिंपली आउटलाइनिंग बाय सेइंग नॉट सस्टेनेबल, दे आर सिंपली आउटलाइनिंग जो डोमेस्टिक स्टूडेंट्स जो फीस है उसको आपको बढ़ाना होगा टू मेक श्योर दैट द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आर नॉट यूज्ड एज अ मीन्स ऑफ मनी फॉर कवरिंग दैट फंडिंग गैप्स। अगेन मैंने जो हाईलाइट किए हैं वो कुछ प्रॉब्लम इंस्टीट्यूट्स के बारे में हाईलाइट होगी, बट रियलिटी इज बहुत सारे जो जेन्युइन इंस्टीट्यूट्स भी हैं उनकी फंडिंग गैप की वजह से दे हैव टू रिलाई ऑन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फॉर द फंडिंग। जो डोमेस्टिक स्टूडेंट्स की जो फ्रीज ऑफ फंडिंग है, जो बहुत ही सालों से आई थिंक बंद रखी हुई है ग्रो करना, उस फंडिंग को, उस फीस को डोमेस्टिक स्टूडेंट्स की इंक्रीज करना होगा। एंड क्लियरली इट इज आउटलाइनिंग दैट फॉरेन स्टूडेंट्स आल्सो कैन नॉट बी द की फंडिंग सोर्स सपोर्टिंग रूरल एंड लो एनरोलमेंट इंस्टीट्यूशंस। जो दूर दराज के गांव वगैरह के कॉलेजेस हैं, अगर आपके पास डोमेस्टिक स्टूडेंट उस जगह पे, लेट से कोई जगह है जहाँ पे लोग ही 1000 हैं और गिन के बच्चे ही 50 हैं, अगर वहां पे 2-3 कॉलेज कोई सेट कर रहे हैं तो वो 50 लोगों से तो नहीं चल रहे हैं, तो वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बुलाएंगे टू मेक श्योर दैट दे आर गेटिंग फंड्स, इनफ funds to run those institutions. That simply cannot happen. You cannot have foreign students only cannot be the key funding source supporting such rural and low enrollment institutions. अब वो कैसे करेंगे वो नहीं पता। Either you bringing some kind of a framework जहाँ पे आप एक क्राइटेरिया रखो कि फॉरेन स्टूडेंट्स की जो फंडिंग है वो सिर्फ 10% होनी चाहिए कोई भी यूनिवर्सिटी में। Either I don't know, like these are some decisions that the government needs to do in coordination with these institutions. I think ये जो पांचवा जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट इज हिटिंग द बुल्स आई वाली जो बात है ना, ये वो वाला पॉइंट है कि तुम फॉरेन स्टूडेंट्स को as a revenue source mat lo, you make sure that you take foreign students as an opportunity to make sure that we skill these foreign students in areas where they can contribute not only to Canada but any place that they are going to. I think that focus on truly imparting good quality education to any student is vital, and that focus towards international students needs to be taken back up. आई थिंक वो बहुत डिग्रेड हो गई है। बहुत सारे ये फालतू के जो इंस्टीट्यूट खुले हैं उनका सिर्फ फोकस था पैसा ले लो, पीजीडब्ल्यूपी दे दो और बस खत्म करो इनका। वो चीज को पूरी तरह से इरेडिकेट करना होगा सिस्टम से, तभी यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन रह पाएगा और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का जो एक्सपीरियंस है कनाडा में वो अच्छा रह पाएगा। 6 पॉइंट भी इंटरेस्टिंग है। व्हाट दे आर सेइंग इज दैट कंसिडर म्यूचुअल क्रेडेंशियल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट्स विद प्रोमिनेंट सोर्स कंट्रीज। आई थिंक ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर आप कोई प्रोमिनेंट सोर्स ऑफ कंट्रीज है जहां पे आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, व्हाई डोंट यू कंसिडर arrangements where you can recognize their licenses etc even before they are coming. I think ये बहुत सारे लोगों का ये रीजन होता है। जब हेल्थ केयर के बारे में तो बहुत लोग जानते हैं कि लाइसेंसिंग इज लाइक अ बिग हैजल व्हेन यू आर कमिंग फ्रॉम, लेट्स से इंडिया से आप आ रहे हो और यहाँ पे आ रहे हो तो आपको लाइसेंसिंग वगैरह करने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। सिमिलरली और भी बहुत सारे फील्ड्स है, इंटीरियर डिजाइनिंग ले ली या आर्किटेक्चर ले ली, देयर इज लॉट ऑफ क्रेडेंशियल इवैल्यूएशन एंड ऑल दैट यू हैव टू डू व्हेन यू कम टू दिस कंट्री। वो सारी चीजें क्या आप सोर्स कंट्री में नहीं कर सकते या आप कुछ तरह से कुछ एग्रीमेंट नहीं कर सकते कि ठीक है आपके ये जो क्रेडेंशियल है वी विल बाय डिफॉल्ट गिव यू अ लाइसेंस एज सून एज यू कम। सो इस तरह की जो एफिशिएंसीज हैं ये क्रिएट करने को भी इस तरह का स्टेप बताया जा रहा है कि आप यू कैन कंसिडर समथिंग लाइक दैट विल बी एबल टू मेक श्योर दैट यू फर्स्ट गेट गुड कैंडिडेट्स fast and those candidates can come over here and not end up working in Uber or such low skilled labors if you will.
सो दैट्स इट माय फ्रेंड्स। आई थिंक इस वीडियो में मैंने इस रिपोर्ट को जितना मेरा इंटरप्रिटेशन है और जितना मेरा अंडरस्टैंडिंग है उस हिसाब से बहुत ही क्लियरली आउटलाइन कर दिया है आप लोगों के लिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको कोई क्वेश्चन है मेरे से, आप डेफिनेटली कमेंट में लिख से पूछ सकते हो। एंड मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर करें जो कनाडा आना चाहते हैं या जो लोग कनाडा के बारे में जानना चाहते हैं। आप ये वीडियो उन सबके साथ शेयर करें और हो सके तो लाइक का बटन दबाएं एंड प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। I will keep on posting interesting content for yourself। तो आज के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।